सफ़ेद चूहा। जी हाँ दोस्तों, इस कॉमिक्स का नाम है सफ़ेद चूहा, जो राम रहीम की थी बेहतरीन कॉमिक्स। जब राम रहीम की सीरीज बंद होने वाली थी, यानी कि लगभग 2000 के समय का समय था, तो 1999 और 2000 के बीच में ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी। आइए इसकी कहानी बताते। वैसे भी राम रहीम की कहानियाँ बेहतरीन होती थी। राजनगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती काली टेकरी, राजनगर की छाती पर रिश्ता एक गहरा जख्म, और इस जख्म को कुरेदता यहाँ का अपराध। बचाओ! और इस अपराध को शह देने का काम करता था वहाँ का पुलिस थाना, जो इन दिनों इंस्पेक्टर तलवार की तूती बोलती थी। ठुमरी बोल रहा हूँ खाकी वर्दी वाले बाबू। बोल ठुमरी, कहाँ मर गया था रे? बहुत दिनों से भेंट बुझा नहीं चढ़ाई। साले कहीं शरीफ आदमी तो नहीं बन गया तू? राम राम, कैसी बात करते हो वर्दी वाले बाबू? जब तक आप जैसे कानून के पुतले जिंदा है, हम शरीफ कैसे बन सकते हैं? काम की बात बोल। उधर से काम की बात बोली गई। ठीक है, हो जाएगा। हे राम जी आपको बुलंदी पर पहुंचाए वर्दी वाले बाबू। उसी रात काली टोकरी के सबसे गंदे इलाके में स्थित स्टीन शेड के नीचे। चल जल्दी से माल खाली कर। जल्दी काहे की है कांडे? इंस्पेक्टर तलवार के मुंह पर 10,000 की गड्डी मारी है, अब डर काहे का? एकाएक चौक पर उठा हुआ बदमाश। मुझे वहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन है? एकाएक तीव्र नौसरी से नहा गए दोनों। ओए ओए, यह लाइट किसने मारी? मैंने। राम रहीम? हाँ हाँ, हम हैं प्यारो। चलो चल रहीम, शुरू हो जा। कुछ तो राम रहीम की मौजूदगी ने ही बदमाशों की हवा खिसका दी थी। ठाक रही से कसर उनकी फ्री स्टाइल फाइट ने पूरी कर दी थी। मैं इसकी आंखों पर लाइट मारता हूँ, तो इसकी धुनाई करता रहा। फिर भी एक बदमाश ने थोड़ी बहादुरी दिखाई दी। रेट 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 रेट। मगर मुकाबला जब राम रहीम जैसे प्रतिद्वंदियों से हो, तो फिर बदमाशों की एक नहीं चलती। इन्हें माल समेत ट्रक में भरकर काली टेकरी थाने ले चलो। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? थोड़ी बहुत पुलिस की शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारी नाक के नीचे जुर्म हो रहा है और तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। जुर्म? इंस्पेक्टर तलवार के इलाके में जुर्म? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। कैसा इंस्पेक्टर है रे तू? ये 4-4 धतूरे के बीच तेरे सामने बेहोश पड़े हैं और तू कहता है जुर्म नहीं हुआ है? बाहर ट्रक में माल भी पड़ा है। ओह, इन लोगों के कारण ही हिंदुस्तान की महान पुलिस बदनाम हो रही। मैं फ़ौरन केस दर्ज करके फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचाता हूँ। अगले दिन कमिश्नर देशपांडे के कक्ष में। वेल्डन राम, तुमने 1 करोड़ की चरस पकड़वाई है, मगर तुम्हें कैसे मालूम चला कि काली टेकरी इलाके में माल उतरने वाला है? किसी ने हमें अज्ञात टेलीफोन कॉल करके इसकी खबर दी थी सर। पता नहीं टेलीफोन करने वाला वह अज्ञात व्यक्ति कौन था। जो भी हो, पर उसने कानून की बड़ी मदद की है राम। आज देश को ऐसे ही लोगों की मदद ज़रूरत है। राजनगर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। कल रविवार है, मेरे घर आओगी ना एलिस? नहीं आ सकती सुकून। तुम्हें तो मालूम है कि मैं जिस मौत के किले में रहती हूँ वह तांडव की कोठी है, और वहाँ तांडव के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी माँ उस कोठी के हाउसकीपर का काम करती है, और जो भी नौकर उस कोठी में काम करता वह एक प्रकार से वहाँ बंधक है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ एलिस। मेरी पापा पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं उनसे कहूँगी कि वे तांडव की इस लंका को जलाकर राख कर देंगे। श्श्श। देखो, मुझे लेने के लिए तांडव की गाड़ी आ गई। यदि कार में बैठे बदमाशों को मालूम पड़ गया कि मैं तांडव के खिलाफ उल्टा सीधा बक रही थी, तो वे तांडव से जा कहेंगे। जानती हो सुकून, तांडव ने मुझे इसी शर्त पर स्कूल भेजना शुरू किया कि यदि मैं कहीं भागी या मैंने उसके बारे में पुलिस को बताया, तो वह मेरी माँ को मार डालेंगे। पुलिस की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हवा हो गई। बेचारी एलिस, काश मैं इसकी कोई मदद कर सकती। मैं पापा से अवश्य कहूँगी। पापा को एलिस की मदद करनी ही चाहिए। विचारों में डूबी सुकून को पीस कर रख दिया होता उस ट्रक ने, यदि ऐन वक्त पर वे 2 हाथ उसे उठा ना लेते। जूम। साले ट्रक चला रहा था या हवाई जहाज? ठहर तो। जाने दो रहीम, यह बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई है। पहले इसे इसके घर पहुंचाते हैं। इधर काली टेकरी थाने में। राम राम वर्दी वाले बाबू। आइए साहब आइए, आपके आने से पुलिस के भाग्य जाग गए। ये सब का है वर्दी वाले बाबू? हमने तुम्हारे मुंह पर 10,000 की गड्डी भाड़ झोंकने के लिए थोड़ी ही मारी थी। हमारा माल कैसे पकड़ा गया? भाई साहब, हमने रिश्वत लेकर तुम्हारे गोदाम तक माल सही सलामत पहुंचाने की बात कही थी। अब वहाँ से माल पर राम रहीम ने पंजा मार लिया, तो इसमें हमारा क्या दोष? हमें हमारा माल व आदमी वापस चाहिए।
कुछ नहीं हो सकता, फाइल तैयार होकर कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई है। सॉरी। ठीक है, चलता हूँ वर्दी वाले बाबू। अगर आखिर तुमसे बिगाड़ थोड़ा ही करना है, आगे भी तो काम निकालना है। समझदार हो जो पुलिस से नहीं टकराए। इधर सुकून के नोट स्कूल बैग में लगी नेम चिट पर से उसका नाम और पता नोट करके राम रहीम उसके घर पहुँचे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पिलाइए। ठंडे पानी की छींटों ने सुकून की मूर्छा को दूर किया। मम्मी, मेरी बच्ची, मेरी सुकून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, यह तो हमारा फ़र्ज़ था बहन। वैसे मेरा नाम काजल है, मेरे पति शहर के काली टेकरी थाने में इंस्पेक्टर हैं। आप इंस्पेक्टर तलवार की बीवी हैं? हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? अच्छी तरह ठोक बजाकर। क्या मतलब? कुछ नहीं, इसकी तो मजाक करने की आदत है। मम्मी मम्मी देखो ना, सुरंगा ब्रेड ही नहीं खा रहा है। ओह, लगता है शायद तुझसे रूठ गया है। बहुत प्यारा चूहा है। हाँ। सुकून इसे अपने छोटे भाई की तरह रखती है। सुकून का कोई भाई नहीं है ना? सुकून ने इसे अपने हाथों से ट्रेंड किया है। मगर मम्मी, आपको तो दो भाई मिल गए, एक राम दूसरा रहीम। अब मैं भी इन्हें आज से मामा कहूँगी। हा हा हा, ज़रूर मेरी शैतान भांजी। देखा मामा, सुरंगा भी खुश हो गया। ची ची। तांडव। राजनगर के अपराध जगत में आज जिसके नाम से डंका बजता था, भाई जी भाई जी, अबे कुछ बोलेगा भी या भाई जी गाता रहेगा? 5 करोड़ का मामला है भाई जी। ठीक 3 दिन बाद नेशनल बैंक की राजनगर शाखा से 5 करोड़ रुपया दिल्ली स्थित बैंक की मुख्य शाखा में ले जाया जा रहा है। तुझे कैसे मालूम पड़ा? बैंक के एक बाबू से मेरी साठगांठ हो गई, उसी ने बताया भाई जी। तबीयत खुश कर दी तूने बाके। फ़ोन पटक कर फ़ौरन मेरे पास पहुँच, टेम खोटी मत कर। रिसीवर को हुक पर टांग कर अभी बाके नामक वह बदमाश पलटा ही था कि तो तुम कर लिया फ़ोन अपने भाई जी को। हे, तुम तो राजनगर के नंबर 1 रिश्वतखोर इंस्पेक्टर हो, तुमसे भला क्या डरना। ठीक कहा तुमने, चोर पुलिस भाई भाई, मगर तुम्हारा बोलने का लहजा गलत है। धड़ाक। मार मार कर मुर्गा बना दिया इंस्पेक्टर तलवार ने उसे। बोल कुकड़ू कू। बोल, अब इस लहजे में बात नहीं करेगा? नहीं करूँगा, किसी भी लहजे में नहीं बात करूँगा। शाबाश, तू मुझे बहुत प्यारा लगा। चल भाई जी के पास चलते हैं। इंस्पेक्टर तलवार को बांके के साथ आया देखकर चौंक पड़ा तांडव। तो तुम? क्या करूं भाई जी, मैं हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की गाय हूं। जहां नरम नरम घास देखी वहीं मुंह मारने पहुंच जाता हूं। काम की बात कर, टेम नहीं है मेरे पास। हुजूर, सुना है कि आप 5 करोड़ की रकम पर हाथ फेरने जा रहे हैं। नहीं, फायर फेरिए ज़रूर फेरिए, आखिर आपका ही है। नहीं फेरेंगे तो कौन फेरेगा? मगर हुजूर, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आप जैसे। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आप जैसे दानदाताओं के रहमो करम से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। सरकार तनख्वाह पर तो हमारे घर में मोमबत्ती भी न जले। आ गए ना अब असली औकात पर। ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख। 1 करोड़ का 1 लाख, 5 करोड़ का 5 लाख। और यदि मैं तुम्हें इसी समय गोली मार दूँ तो? आप मजाक करते हैं हुजूर, मैं पहले ही पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। इधर मैं मरूंगा, उधर आपके काले कारनामे की पुलिस फाइल। ठीक है, रकम लूटने के बाद तू भी 5 लाख बेकार लियो। बाद में किसी ने देखा है भाई जी, मुझे तो अभी चाहिए, रकम लूटने से पहले। भटनागर। जी भाई जी। इस पुलिसिये के मुंह पर 5 लाख रुपए मार दिया। पैसे लिए बिना थोड़े ही मानेगा। और बाकी का भी इंतजाम कर।
जी भाई जी। कुछ समय पश्चात रेल की पटरियों के निकट बांके की कटी हुई लाश पड़ी थी। तांडव के दरबार में यही इंसाफ था। आखिर बांके के जरिए ही लूट की खबर इंस्पेक्टर तलवार तक पहुंची थी। इधर राम के घर पर। हेलो राम हियर। ध्यान से सुनो राम। नेशनल बैंक के राजनगर शाखा में दिल्ली शाखा में ट्रांसफ़र की जा रही 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है। और यह काम ठीक 3 दिन बाद तांडव के आदमियों द्वारा होगा, मगर लूट किस जगह पर होगी यह मुझे मालूम नहीं। मगर तुम हो कौन? पहले भी कई बार फ़ोन करके तुम हमें इस तरह के फ़ोन करके कानून की मदद करते रहो। मैं नारद मुनि हूँ। नारद मुनि? हाँ वही नारद मुनि, बीड़ा बजाने वाला, इधर की खबर उधर पहुँचाने वाला। नारायण नारायण। हेलो हेलो। ओह कट गया। बात क्या है राम? 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है रहीम, जल्दी मेरे साथ चलो। उधर छड़ों परांत राम की बाइक हवा से बातें कर रही थी। शाय। कुछ समय पश्चात वे नेशनल बैंक के मैनेजर केशव सक्सेना के सामने बैठे थे। काम लूटने वाला है, रकम लूटने वाला है। जी मैनेजर साहब, मगर हमें यह नहीं पता चल रहा है कि रकम कहाँ व किस प्रकार लूटी जाएगी। रकम के बारे में खबर तुम्हारे ही बैंक के किसी कर्मचारी ने तांडव तक पहुंचाई है। तब तो हमें फ़ौरन उस गद्दार को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, या फिर रकम को किसी और दिन दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन दोनों ही बातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा मैनेजर साहब। अव्वल तो हम उस कर्मचारी का पता लगाने में समय लगेगा, और यदि उसे पकड़ भी लिया तो तांडव सावधान हो जाएगा और फिर वह लूट की योजना ही कैंसिल कर देगा। और यदि रकम दिल्ली रवाना नहीं हुई तो हम तांडव की गर्दन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? राम धीरे धीरे मैनेजर केशव सक्सेना को अपनी प्लानिंग समझाता चला गया। इधर रकम की लूट बहुत आसान लग रही थी भाई जी, मगर राम रहीम के बीच में कूद पड़ने से हमारी योजना गड़बड़ाने लगी है। भटनागर तू मेरा दायां हाथ और बाटे दुश्मनों जैसे कर रहा है। अरे लूट का असली मज़ा तो अब आएगा। तू मुझे रकम की सुरक्षा के इंतजाम बता। रकम एक दफ्तर बंद वैन में रखी हुई। वैन के दरवाजे पर एक ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, जिसे खोलने का कोड नंबर हमें मालूम पड़ चुका है। तो फिर लफड़ा काहे का है? लफड़ा पूरा है भाईजी। दरअसल उस लॉक सिस्टम का संबंध वैन के स्टीयरिंग से है। यदि वैन के ड्राइवर को कोई खतरा महसूस हुआ तो वह फ़ौरन स्टीयरिंग पर लगा बटन दबा देगा, जिससे दरवाजे खोलने वाला कोड नंबर गड़बड़ा जाएगा और दरवाज़ा जाम हो जाएगा। वैन की बॉडी इतनी मजबूत है कि उसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता, और यदि बारूद द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई तो वैन के अंदर रखी रकम भी जलकर खाक हो जाएगी। ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा मालूम नहीं। हो सकता है कि बैंक वाले को लॉक खोलने का नया कोड नंबर मालूम हो, जिसकी मालूमात हमें नहीं है। यह तो बुरी खबर है। इसके अलावा ड्राइवर के केबिन में एक हथियारबंद गार्ड भी मौजूद होगा, और
रकम की सुरक्षा के लिए स्वयं राम रहीम वैन के पीछे एक जीप में सवार रहेंगे। फिर भी रकम लुटेगी, वो भी तांडव के दिमाग से। शनिवार बैंक से दोपहर ठीक 12 बजे 5 करोड़ की रकम एक बख्तरबंद वैन में रवाना हुए। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है राम। अभी वैन रामनगर में ही है, राजनगर में ही। हो सकता है तांडव ने रकम को लूटने के लिए कोई सुनसान जगह चुनी हो। उधर एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर एक वैन ड्राइव कर रहा ड्राइवर बौखलाया। ओह, आगे एक ट्रक रास्ता रोके खड़ा है, जिसका पिछला हिस्सा सड़क से लगकर रैंप का काम कर रहा है। ये तो साफ साफ लूट का संकेत है। तूने ठीक कहा पैरे, वैन को रोकना मत, इस सीधा रैंप पर चढ़ाकर ट्रक के भीतर ले चल। तो कौन हो तुम? भाई जी का आदमी हूँ। असली गार्ड तो कल ही भाई जी के फेंके हरे हरे नोटों पर हाथ फेरता होगा। मेरे रहते तुम्हारी योजना पूरी नहीं हुई कमीने। मगर ड्राइवर से ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ वह गार्ड। हाँ, गोली ने ड्राइवर का भेजा उड़ा दिया था, मगर मरते मरते ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर लगे बटन पर जा टिका था। अगले क्षण ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के कोड नंबर गड़बड़ा चुके थे। ड्राइवर की लाश एक और धकेलकर तांडव के आदमी ने स्वयं स्टीयरिंग संभाल लिया। कमबख्त मरते मरते भी गड़बड़ कर गया। इधर गोली की आवाज़ में राम रहीम को चौंकाया था। गोली चली है राम, जीप को फौरन वैन के बगल में ले चलो। इधर रहीम के पैर एक्सीलेटर पर दबे। उधर किसी अज्ञात दिशा से जीप पर गोलियों की जैसे बौछार हुई। जीप के चारों टायर शहीद हो चुके थे। और जीप लहराती हुई एक पेड़ से जा टकराई। अरे थोड़ा यह राम रहीम के अनुभव का ही कमाल था कि वे गोलियों के बौछार में चलती जीप से न जाने कब अपने आप को बाहर निकाल चुके थे। उस पानी की टंकी तरफ से आई है गोलियों के बौछार। छोड़ूंगा नहीं शैतानों को। इधर रहीम टंकी की तरफ भागा, उधर राम ने वैन की तरफ दौड़ लगाई। मगर जब तक राम वैन तक पहुंचा, वैन ट्रक में समा चुकी थी। अगले क्षण गोली की रफ्तार से भाग छूटा था। जूम। उधर रहीम टंकी तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। मंगू वो साला इधर ही चढ़ता रहा और मेरी स्टेन गन में अब गोलियां नहीं बची। मेरी स्टेन गन भी खाली हो चुकी है बंगू छंगू। तब तक वैन के हाथ से निकल जाने के बाद भी राम भी टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अब टंकी पर बैठे तांडव के आदमी ही बताएंगे तांडव का पता। थोड़ी देर में दोनों पानी की टंकी पर थे। तुम उधर से घेरो, मैं इधर से घेरता हूँ। ओके। हाँ, लेकिन मैं राम रहीम के हाथों में पड़ने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा, क्योंकि उनका टॉर्चर सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। फंस गया मंगू। अगले क्षण मंगू टंकी के नीचे छलांग लगा दिया। ठोस जमीन से टकराते ही उसका शरीर तरबूज की तरह बिखर गया। उधर छंगू ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए राम के ऊपर से छलांग आई। हा, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा राम, साला डॉज दे गया था। राम द्वारा चलाई गई गोली छंगू के दाईं जांघ में समा गई, मगर किसी तरह टांग पर घिसटता छंगू अपनी मोटर बाइक पर सवार हुआ और अगले क्षण मोटर बाइक गोली की रफ्तार से भाग छूटी। क्लिक। उफ, रिवाल्वर को भी अभी खाली होना था। लानत है, एक सड़क छापदादा हमारे हाथ से निकल गया। ज़्यादा दूर नहीं गया था छंगू। निकट की कॉलोनी की एक कोठी में प्रवेश किया उसने। भड़ाक। आह, कौन?
चीखना मत, मेरी मेटर बाइक एक पेड़ से टकरा गई और राम रहीम मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा घर सबसे पास दिखा इसलिए जान बचाने के लिए घुस आया। मम्मी यह तो वही बदमाश है जो स्कूल में रोज़ाना एलिस को छोड़ने और लेने आता है। तब तुम मुझे जानती हो? छी, तुम गंदे आदमी हो। एलिस ने मुझे बताया था कि किस तरह तुम्हारे बॉस ने उन्हें बंधक बना कर रखा है। मैं पापा से कहूँगी। तू तो बहुत कुछ जानती है छोकरी। तेरा जिंदा रहना भाई जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठहर जा दुष्ट, मेरी बच्ची को छूने से पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ओह, तो मैं पहले तेरा ही खात्मा करता हूँ। अगले क्षण छंगू के हाथ काजल के गले पर कस गया। उफ, उफ, गूं 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 गूं। उफ, उठ, गूं गूं। वो मम्मी को बचाना होगा। सुरंगा, हाँ सुरंगा बचाएगा मम्मी को। चल सुरंगा, काट ले इसे। ची ची। सुरंगा के तेज नुकीले दांत छंगू की टांग में गड़ गए। पीड़ा से बुरी तरह बिलबिला उठा छंगू। आह! किंतु तब तक छंगू काजल के गले से अपना शिकंजा हटाता। काजल लाश में बदल चुकी थी। मम्मी, ची ची। हा हा, तेरी मम्मी तो पहुंच गई स्वर्गलोक। अब तेरा नंबर है छोकरी। सुकून को उठाकर दीवार पर दे मारा जाले में। धड़ाक। ची ची। पापा से मैं कहूँगी। बच गई, बड़ी जान है रे तू उसमें। खैर, एक बार फिर तुझे दीवार पर फेंकता हूँ। अब की बार शर्तिया तेरा भेजा फट जाएगा। अगली बार सुकून को दीवार पर दे मारने के लिए उठाया था छंगू ने। पापा पापा, ची ची। मगर इस बार वह कामयाब नहीं हो पाया। धड़ाक। हथौड़ों की चोट ने छंगू की खोपड़ी का कीमा बजा दिया था। अपने ही खून में नहाया छंगू ड्रैकुला की भांति बड़ा भयानक लग रहा था। सुकून, मेरी बच्ची। आह पापा, देखो उसने मम्मी को मार डाला। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं तुझे अस्पताल ले चल रहा हूँ। तांडव को मत छोड़ना पापा, एलिस को उसकी कैद से आज़ादी भी दिलवाना। पागलों की भांति मोटर बाइक दौड़ा रहा था तलवार। अब सुरंगा को बेचारा अकेला रह जाएगा ना पापा। ऐसा करना, उसे मेरी राम भावना को सौंप देना। दंदनाते हुए इंस्पेक्टर तलवार की मोटर बाइक अस्पताल में घुसी। डॉक्टर, नर्सेज, कहाँ मर गए सब के सब? मेरी सुनकू मर रही है, बचाओ इसे। इंस्पेक्टर तलवार की दहाड़ ने हाहाकार मचाकर रख दिया अस्पताल में। स्ट्रेचर लाओ जल्दी। कुछ समय पश्चात, आई एम सॉरी, हम सुकून को नहीं बचा सके। नहीं, किसने तुम्हें डॉक्टर बनाया? हाँ, एक बच्ची को नहीं बचा पाए तुम? बोलो, क्या मुफ्त की तनख्वाह लेते हो? कुछ बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झाँको इंस्पेक्टर। साली खाई केकड़ी तुम्हें रिश्वतखोर कहती है। मुझे रिश्वतखोर बोला तो ये ले। अरे वह डॉक्टर त्रिपाठी को पीट रहा है। किसी तरह अस्पताल के स्टाफ के क्रोध की आग में भभकते इंस्पेक्टर तलवार से डॉक्टर त्रिपाठी को बचाया। साले, दोबारा मुझे रिश्वतखोर कहेगा, बोल कहेगा? 1000 बार कहूँगा इंस्पेक्टर। मैं कमिश्नर साहब से तुम्हारे इस व्यवहार की शिकायत करूँगा। तुम पर मुकदमा ठोकूँगा। यदि तुम्हारे जिस्म से वर्दी न उतर आए तो त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। जल्दी इंस्पेक्टर तलवार को गिरफ्तार करो। तलवार की गिरफ्तारी नहीं तो अस्पताल में काम भी नहीं। सर, हमने इंस्पेक्टर तलवार को पूरे राजनगर में छान मारा, मगर वह छलावे की भांति गायब हो चुका है। उसके घर पर ताला लगा है। इसका मतलब वह शहर से भाग गया। खैर, अखबार में पुलिस की तरफ से यह सूचना प्रकाशित कर दो कि हमने इंस्पेक्टर तलवार को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया, बल्कि उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। राइट सर, इधर नारद मुनि बोल रहा हूँ। नारद मुनि, तुम कहाँ से? स्वर्गलोक से। काम की बात सुनो वत्स। रकम की लूट के बाद इतना भारी ड्रामा हो गया है। तांडव के एक आदमी छंगू ने
इंस्पेक्टर तलवार के घर में घुसकर उसकी बीवी और बच्ची को खलास कर दिया है। इंस्पेक्टर तलवार उन दोनों की चिता को अग्नि देकर अकेला तांडव से टकराने निकल पड़ा है, मगर जाने से पहले वह एक आदमी के हाथों सुरंगा को तुम्हारे हाथ तक पहुंचा चुका है, क्योंकि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा थी कि सुरंगा उसके राम मामा को सौंप दिया जाए। कमाल है, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? नारद मुनि भला क्या नहीं जानता। मैं तो यह भी जानता हूँ कि 5 करोड़ की लूट पूरी होने के लिए इंस्पेक्टर तलवार ने तांडव से 5 लाख रुपए डकारे थे। अब खबरें समाप्त होती हैं। नारायण नारायण। अभी राम की रिसीवर क्रेडिल पर रखी थी। ट्रिन। ओह, कौन आया होगा? नमस्कार इंस्पेक्टर तलवार ने आपके लिए सफ़ेद चूहा भेजा है। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर तलवार का एक दोस्त। ची ची। उस कथित दोस्त के आते ही राम ने पिंजरा खोला। बाहर आ जाओ सुरंगा। पिंजरे से बाहर निकलकर सुरंगा ने आश्चर्य में डाल देने वाली हरकत की। अरे, यह तो हमें नमस्कार कर रहा है। भूल गए काजल बहन ने क्या कहा था, यह चूहा सुकून के द्वारा ट्रेंड किया हुआ है। अरे अरे, यह तो हमारे राइटिंग टेबल पे चढ़ गया है। अगले क्षण सुरंगा ने एक और हरकत की। कमाल है, ये अपनी पूंछ स्याही से डुबा पर कागज़ पर कुछ लिख रहा है। आओ देखते हैं क्या लिखा है। मेरे मालिक को बचाओ। ओह, तो सुकून ने इसे पूंछ की मदद से लिखना भी सिखाया था। लेकिन इंस्पेक्टर तलवार इस समय है कहाँ? इंस्पेक्टर तलवार कहाँ था? आओ तलवार आओ। अरे भटनागर, तलवार के लिए कुछ ठंडा गरम तो ले आ। देखता नहीं भगवान के पैर हमारी कुटिया में पड़े हैं। भगवान ने नहीं, बारूद ने कदम रखा है तेरी कुटिया में। जब यह बारूद फटेगा तो तेरे गुनाहों का साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा। अरे अरे, इंस्पेक्टर होकर इस तरह का डायलॉग मारेगा तो बेचारे फिल्म स्टारों को क्या होगा? उन्हें भी तो अपना पेट भरना है कि नहीं? बैठ, आराम से बात करते हैं। बोल भाई तलवार। 5 करोड़ की वह रकम तो हमारे लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि ड्राइवर की वजह से उसके ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के कोड नंबर गड़बड़ा चुके हैं। तो मैं क्या करूं? अबे पता लगा कि उसका लॉक कैसे खुलेगा। रकम में से 25 लाख तेरे। धड़ाक। शैतान की औलाद, मैं यहाँ अपने बीवी व बेटी के आंसुओं का हिसाब लेने, और तू मुझसे 25 लाख की हड्डी डाल रहा है। कई स्टेन गने तलवार पतन गई। नहीं नहीं, कोई तक गोली नहीं चलाएगा। भाई तलवार, कुत्ते को हड्डी ही डाली जाती है, 56 भोग नहीं। अब तू कब से सुधर गया रे साले रिश्वतखोर तांडव। रिश्वतखोर बोला तू मुझे? रिश्वतखोर बोला? ले यह ले। धड़ाक। जानता है क्यों लेता हूँ मैं रिश्वत? इसलिए कि इसी पैसे की कमी ने बचपन में मुझसे मेरे पिता को छीन लिया था, और यही दौलत, कमीनी दौलत मेरे पास होती तो मेरी माँ को दवा के अभाव में तड़प तड़प कर दम न तोड़ना पड़ता। ये हरे हरे नोट अगर मेरे पास होते तो पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे अपने मालिक के घर चोरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए, हाँ, इसलिए मुझे दौलत से प्यार है। समझा टकले, इसलिए बन गया था मैं रिश्वतखोर। मगर यह दौलत बड़ी ही बेवफा चीज़ है तांडव। इसी दौलत ने आज मुझसे, मेरी बीवी व बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया। किसी तरह भटनागर के व अन्य आदमियों ने तांडव को इंस्पेक्टर तलवार की पकड़ से छुड़वाया। इसे ले जाकर डेथ रूम में डाल दो। अब यह कमीना सिसक सिसक कर मरेगा जी। मगर भाई जी, उस वैन का क्या करें जिसमें 5 करोड़ की दौलत फंसी हुई है? ऐसा कर, अपने सारे आदमी इकट्ठा करके उस वैन में इर्द गिर्द बैठा दो, उसके हाथों में ढोलक मंजीरे दे दो, और उनसे कह गए कि वे ज़ोर ज़ोर से गाएं, खुल जा सिमसिम खुल जा सिमसिम। फिर देखना कैसे जादू के जोर से वैन का दरवाज़ा खुल जाएगा। जी जी। इस समय मेरी खोपड़ी में तांडव नृत्य हो रहा है। भटनागर, तू इस तलवार के बच्चे को ले जा। रकम के बारे में बाद में बात करेंगे। भटनागर ने वहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में। सॉरी राम, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंस्पेक्टर तलवार हमारे हाथ लगना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वह सुकून का पिता है और सुकून से हमें बहुत स्नेह था, बल्कि इसलिए कि आज की तारीख में इंस्पेक्टर तलवार ही तांडव के बारे में सबसे ज़्यादा राज उगल सकता है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ राम, मगर डॉक्टर्स पहले ही तलवार से खाए खाए हुए हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि पुलिस तलवार को बंदी बजाने के बजाय उनके साथ कोई सहानुभूति दिखा रही है तो वे और भड़क उठेंगे, और फिर तब तक पूरे राजनगर को मालूम पड़ चुका है कि तलवार कितना बड़ा रिश्वतखोर था। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने प्रयासों से तलवार का पता लगाओ। अब क्या करें राम? अब इंस्पेक्टर तलवार का पता
सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। अगले क्षण राम की मोटर बाइक हवा से बातें कर रही थी। जूम। इंस्पेक्टर तलवार को डेथ रूम में कैद करके भटनागर ने अभी अपने घर में कदम रखा ही था कि नहीं भटनागर, आवाज़ नहीं करना वरना तुम्हारी आवाज़ बाद में निकलेगी, पहले मेरी गोली तुम्हारे कंठ में धंसेगी। धप। इंस्पेक्टर तलवार कहाँ है? उफ। अगर राजी राजी पूछेंगे तो सब बताऊंगा, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं। ठीक है राजी राजी बता। तलवार इस समय डेथ रूम में कैद है, जो शहर के मशहूर तांडव होटल के बेसमेंट में बना है। अगर तुम डेथ रूम तक पहुंच नहीं सकोगे राम, मगर तुम डेथ रूम तक नहीं पहुंच सकोगे राम, क्योंकि डेथ रूम एक गोल कुएं जैसा है जिसकी दीवारें, फर्श व छत एल्युमिनियम की बनी है। डेथ रूम में ही शौच करने व नहाने के लिए शौचालय व बाथरूम बना हुआ है। डेथ रूम में ऑक्सीजन एक पतले पाइप द्वारा पहुंचाई जाती है। डेथ रूम तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट लगी है। लिफ्ट से उतरकर लंबी गैलरी पार करनी होती है। गैलरी में हर समय 2 हथियारबंद व्यक्ति तैनात रहते हैं। बस यह सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें कम लग रही है? और सुनो, डेथ रूम के नीचे अलार्म वाली तारें बिछी हैं ताकि कोई नीचे से सुरंग बनाकर डेथ रूम तक ना पहुंच सके। वो तो वैसे भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि डेथ रूम का फर्श जो एल्युमिनियम का बना है, मगर तुम जैसे खुराफाती तत्वों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अब यह बताओ कि वैन का गार्ड एकाएक बदल कैसे गया? असली गार्ड को हमने मोटी रकम देकर पटा लिया था और उसकी जगह उसके हमशक्ल को गार्ड की जगह लगा दिया था। यदि तुम हमारे गार्ड को पहचान लेते तो 5 करोड़ की रकम कभी नहीं लूटती। गलती होगी। वैसे तुम तो तांडव के दाएं हाथ हो, उसका पता ठिकाना अच्छी तरह जानते होगे। देखो राम, मैंने तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी दे दी। अब तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। और हाँ, तुम इंस्पेक्टर तलवार को डेथ रूम से आज़ाद करवाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हें डेथ रूम तक पहुंचने व उसमें पड़ने वाली बाधाओं के बारे में इसलिए बताया ताकि तुम इसे मेरी तरफ से तांडव का चैलेंज समझो। अच्छी बात है। भटनागर से मिलकर राम रहीम वापस लौट पड़े। मुझे तुम्हारी यह बात पसंद आई नहीं राम। हम चाहते तो उसे टॉर्चर करके तांडव का ठिकाना पूछ सकते थे। भटनागर तांडव का सच्चा सिपाहीसालार है रहीम। वह मरते मर जाता मगर अपने भाई जी के खिलाफ एक शब्द नहीं उगलता। मगर अब भटनागर तांडव से कहकर इंस्पेक्टर तलवार के इर्द गिर्द घेरा और कसवा देगा। जुल्म की दुनिया में कुछ उसूल होते हैं रहीम। भटनागर ने डेथ रूम तक पहुंचने का मार्ग बताकर एक प्रकार से हमें चैलेंज दिया है कि यदि हमें दम कम हो तो हम इंस्पेक्टर तलवार को छुड़ा करके दिखा दें। अब उन सुरक्षा इंतजामों में परिवर्तन, हमारे साथ चीटिंग होगी और धोखाधड़ी के काम टटपूंजी अपराधी करते हैं, तांडव जैसे लोग नहीं। उसी रात तांडव होटल के पिछवाड़े इस गटर के रास्ते से ही हमें होटल के बेसमेंट तक पहुंचना है। गटर की सीढ़ियाँ उतरकर दोनों गटर के अंदर चलते हुए यहाँ आ पहुँचे। बस इन्हीं 4-5 नालियों में से कोई एक नाली है जो सीधी डेथ रूम में स्थित बाथरूम में जाती है, क्योंकि बाथरूम से गंदा पानी इन्हीं नालियों द्वारा गटर में पहुँचता है। डेथ रूम में भले ही जगह जगह अलार्म में तारें बिछी हैं, मगर बाथरूम की नाली में तार बिछा नहीं होगा, क्योंकि तब उस सूरत में जब भी नाली में पानी बहेगा अलार्म खामख्वाह ही बज उठेगा। और खामख्वाह अलार्म बजने वाली बात भला तांडव क्यों पसंद करेगा। चल सुरंगा, अब तेरी अहम काम शुरू होता है। अगले क्षण सुरंगा एक नाली में दौड़ता चला गया। सुरंगा को यदि किसी भी तरह होटल से गटर में मिलने वाली तमाम नालियों में से डेथ रूम के बाथरूम वाली नाली को ढूंढकर इंस्पेक्टर तलवार तक पहुंचना होगा। एकाएक चौंक पड़ा इंस्पेक्टर तलवार। ची ची। ओह, आवाज़ तो बाथरूम से आ रही है। ची ची। अरे, नाली में कोई चूहा फंसा है। मुझे नाली पर लगी जाली हटाकर उसे निकालना चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर तलवार ने नाली पर लगी छोटी सी जाली को हटाया, ची ची। अरे सुरंगा, तू यहाँ? तुझे तो मैंने राम रहीम के पास पहुंचा दिया था, कहीं भाग तो नहीं आया नटखट? और ये तेरी पूंछ पर यह कागज़ कैसा बंधा है? इंस्पेक्टर तलवार ने सुरंगा की पूंछ से लिपटे पॉलीथीन में बंद कागज़ को खोलकर पढ़ना शुरू किया। इंस्पेक्टर तलवार, हमने तुम्हें डेथ रूम से आज़ाद करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम तैयार रहना, हम किसी भी समय डेथ रूम तक पहुंच सकते हैं। यदि कोई ज़रूरी बात कहनी हो तो सुरंगा को बता दो राम। अगले क्षण सुरंगा को कुछ आदेश देकर तलवार ने उसे वापस बाथरूम की नाली में छोड़ दिया। छी छी। वो आ गया सुरंगा। अगले क्षण सुरंगा गटर में आगे आगे भाग रहा था और राम रहीम उसके पीछे पीछे। लगता है इसी घर पहुंचने की जल्दी है।
घर पहुंचकर सुरंगा ने अपनी पूंछ की नोक स्याही में डुबो कर कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया। कागज़ पर लिखा नौजून इस प्रकार था। डेथ रूम में मेरे साथ लगभग 1 अरब की स्नैक भी पड़ी है। यही मौका है तांडव पर चोट करने का। तुम्हारी प्रतीक्षा में इंस्पेक्टर तलवार। ओह, अब हमारा जल्द से जल्द डेथ रूम तक पहुंचना और भी आवश्यक हो गया। लेकिन कैसे? राम धीरे धीरे रहीम को अपनी सभी योजना बताता चला गया। अगले दिन अलार्म की आवाज़ देकर समूचे होटल को ऊंजा दिया गया। वू वू, ओह, लगता है डेथ रूम में किसी ने प्रवेश किया है। चेक करो, जो भी मिले उसे गोलियों से भीन दो। वू वू, काफ़ी देर की भागदौड़ के पश्चात, सर, डेथ रूम में कोई छेड़खानी नहीं हुई। बस एक चूहा जरूर डेथ रूम के नीचे बिछी तारों को छू गया था, जिससे अलार्म बज उठा था। ओह, ठीक है, तुम जा सकते हो। राइट सर। इस दिन 2 बार अलार्म बजा। वू वू वू, मगर भाग दौड़ के बाद नतीजा वही निकला। वही चूहा सर। क्या राजनगर के शायद चूहे होटल के नीचे ही आ मरे? ठाक। सुनो, अलार्म आज रात के लिए बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात को अलार्म की वजह से होटल में अफरा तफरी मचे। वैसे भी आज शुक्रवार है, शुक्रवार को हम ग्राहकों का मनोरंजन के लिए विशेष डांस प्रेस करते हैं। उसी रात, शाबाश सुरंगा, तूने 3 बार अलार्म के तारों को छूकर हमारी योजना का एक हिस्सा पूरा कर दिया। अब तुम आराम से घर बैठना, हम इंस्पेक्टर तलवार को लेकर आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन होटल में होता था मुखौटा डांस। तब किसी भी ग्राहक को अपनी मनपसंद का मुखौटा पहनकर डांस करने की छूट होती थी। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। दरबान की नज़रों से बचते हुए हम होटल में तो प्रवेश कर गए राम, पर अब तुम यहीं पर नाचते हुए सब पर नज़र रखना। मैं चला। नाचते हुए राम चुपके से भीड़ में से खिसक गया। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। यही लिफ्ट मुझे नीचे बेसमेंट तक पहुंचाएगी। लिफ्ट के नीचे खड़ा एकमात्र हथियारबंद आदमी राम की फौलादी बाह में छटपटा उठा। ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति की तवज्जो लिफ्ट की तरफ जा सकती है और वह लिफ्ट को ऊपर न पाकर हंगामा खड़ा कर सकता है। इसलिए मुझे फ़ौरन से भी पेशतर इंस्पेक्टर तलवार को छुड़ाकर लिफ्ट समेत वापस ऊपर पहुंचना है। लिफ्ट होटल के नीचे बेसमेंट में आकर रुक गई। अब मुझे बेसमेंट से दैट रूम तक जो गैलरी है उससे पहरेदारों की नज़र बचाकर पार करनी है, और इसके लिए मैं पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। कुछ क्षणों परांत राम वैक्यूम युक्त दस्तानों और जूतों की मदद से गैलरी की छत पर छिपकली की भांति उल्टा चिपक कर आगे बढ़ रहा था। यदि दोनों पहरेदारों में से किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 दिन में पहरा देते देते बोर हो गए यार संटा। तू ठीक करा है फंटा। भाई जी ने डेथ रूम के इतने कड़े इंतजाम कर रखे हैं कि यहाँ परिंदी भी नहीं पर मार सकती। जो भी बोलेगा गलत ही बोलेगा। परिंदी नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सॉरी सॉरी। और परिंदे को उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए। यहाँ आसमान कहाँ है? यहाँ तो छत छत छत। क्या हुआ संटा? तू छत की तरफ देख कर एकाएक बौखला क्यों गया? परिंदा, मेरा मतलब आदमी। ओह, कोई छत के रास्ते बेडरूम की तरफ बढ़ रहा है। राम भी खतरा भाप चुका था। सत्यानाश, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इधर संटा फंटा की स्टेन गने धाड़ी, इधर राम ने छत से जंप लगाई। संटा बंटा के स्टेन गनों से निकली गोलियां छत में धंसकर शहीद हो गईं। इधर राम ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए संटा फंटा को शूट कर दिया। धाएं धाएं। अगले क्षण उसने अपनी शर्ट से बटन नुमा छोटा मगर शक्तिशाली बम तोड़ा और डेथ रूम के दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम। मुझे मालूम है कि भटनागर अलार्म पहले ही बंद करवा चुका है, इसलिए दरवाज़ा टूटने से अलार्म बजने वाला नहीं है। राम, इंस्पेक्टर तलवार, अब तुम आज़ाद हो, मगर जाने से पहले हमें डेथ रूम में रखी 1 अरब की स्मैक जरूर नष्ट करनी है, ताकि तांडव इस करारी शिकस्त से बौखला जाए। 1 अरब के उस जो नशीले पदार्थ को आग के हवाले कर के दोनों डेथ रूम से बाहर भागे। तभी उनके पैर जैसे गैलरी के फर्श से चिपक गया। अब भटनागर इस गैलरी तक पहुंचने का
एक रास्ता और भी था जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। क्या समझते हो तुम अपने आप को? इतनी आसानी से तलवार को छुड़ा ले जाओगे? क्या समझा था तुमने कि अलार्म बंद करके मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा? मुझे तो पहले ही शक था कि बार बार अलार्म बजने के पीछे अवश्य तुम्हारा खुरापाती दिमाग काम कर रहा है। अब तुम्हें जीवित छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इससे पहले कि भटनागर के आदमी राम और तलवार को गोलियों से भून देते, सैकड़ों गोलियां उनके जिस्म को छल्दी करने रेट 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 रेट। रहीम, यस माय डियर, मैं हॉल में ही भटनागर के पीछे पीछे लगा था। शुक्र है कि इनकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी। देर सवेर डेथरूम में लगी आग ऊपर तक अवश्य पहुंचेगी। उससे पहले ही हमें होटल से निकल जाना है। लो तलवार, तुम भी यह मुखौटा पहन लो। तीनों लिफ्ट में सवार होकर होटल के बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। बिना कोई छड़ जमाए रहीम ने अपनी शर्ट में लगा बटन सामने वाली दीवार पर दे मारा। तीव्र विस्फोट के साथ दीवार ढह गई। बड़ा होटल में भगदड़ मच गई। बम फट गया, भागो! बम विस्फोट के आतंक ने लोगों को मुखौटे उठाने का भी समय नहीं दिया था। इसी भगदड़ का लाभ उठाकर राम रहीम और तलवार इस होटल से बाहर निकल आया। अब यहाँ एक पल भी गंवाना व्यर्थ है रहीम, फ़ौरन मोटर बाइक स्टार्ट करो। कुछ ही क्षणों में उनकी मोटर बाइक हवा से बातें कर रही थी। हुर्रे, हम जीत गए! अब हमें इन मुखौटों की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे रह गया धू धू करते जलता होटल में जलती एक अरब की स्मैक। धीरे धीरे तांडव की लंका राख हो रही थी। तांडव, और वह खबर तांडव को मिल चुकी थी। हमें एक अरब की स्मैक फूंक जाने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का कि वे दोनों छोकरे इंस्पेक्टर तलवार को हमारी नाक के नीचे छुड़ा ले गए। भटनागर को मौत के बाद अब मेरा बायां हाथ यानी तुम ही बचे नौरंग। याद रखो, दौलत रहे न रहे मगर मार्केट में हमारी साख बनी रहनी चाहिए। जी भाई जी। हमारी कुर्सी पर अंडरवर्ल्ड के कई लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। यदि मार्केट में हमारी साख गिर गई तो कल राजनगर का हर टटपुंजिया दादा हमें आँख दिखाने लगेगा। भाई जी, हमें राजनगर अंडरवर्ल्ड की अपराध बिरादरी की मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके सामने इंस्पेक्टर तलवार वाले केस पर चर्चा करनी चाहिए। यह तो तू अच्छा बोला। तू यही कर नौरंग, फ़ौरन कर। इधर राम के घर पर नहीं। राम, मैं तुम्हें तांडव का ठिकाना नहीं बताऊंगा, किसी भी हालत में नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उसे तुम नहीं, मैं मारूंगा। मुझे लेना है उससे अपनी बीवी व बच्ची की मौत का बदला। अब क्या करें राम? फिलहाल इंस्पेक्टर तलवार प्रतिशोध की आग में धधक रहा है, इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। कुल जमा 6 प्राणी मौजूद थे इस हॉल में, सब के सब राजनगर के टॉप के दल्ला, जिसमें राजनगर अंडरवर्ल्ड का अपराध बिरादरी कहा जाता था। जयचंद, सलीम पेंटर, वेणु दासवानी, महंत राव ठुमरी और खुद तांडव, जो आज की तारीख में राजनगर अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर विराजमान था। राम राम साईं। हमें क्यों याद फरमाया तांडव साहब? अब तक की जो कहानी है वह मैं तुम्हें मालूम पड़ ही चुकी है। हम यहाँ इंस्पेक्टर तलवार की ज़िंदगी व मौत का फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मगर साईं, इंस्पेक्टर तलवार से लड़ाई तो तूने शुरू की है नी, फिर तू हमको काहे को लफड़े में घसीट रहा है? बोलनी। बात तो दसवानी ने पते की कही है। बेशक तलवार ने लड़ाई सिर्फ मेरी है, मगर मत भूला कि हम अपराध बिरादरी के 6 स्तंभ हैं। यदि एक भी स्तंभ टूट गया तो यह अपराध बिरादरी टूट जाएगी। तांडव साहब ठीक कह रहे हैं। और मत भूलो कि इंस्पेक्टर तलवार चोट खाया हुआ नाग है जो कल हमें भी डसने की कोशिश कर सकता है। बड़ी साईं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि तांडव इंस्पेक्टर तलवार से माफ़ी मांगकर इस लफड़े को ही ख़त्म कर दे और लूट की वह रकम भी उसके मुंह पर दे मारे जो तांडव के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। दसवानी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक मिनट तांडव साहब, मुझे दसवानी की बात पसंद है। जो इसने कहा है वही करो। हाँ तांडव साहब, दसवानी की योजना का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर तलवार को अपनी कोठी पर बुलाओ। फिर वह अकेला होगा और हम 6। ठीक है। कल मेरा ठीक है, कल मेरा जन्मदिन है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाता हूँ और राजनगर के सारे दादाओं को बुलाता हूँ। इस बार तो और भी मज़ा आएगा। अब मैं केक की जगह इंस्पेक्टर तलवार को काट कर अपना बर्थडे मनाऊँगा। ओह, वे लोग इंस्पेक्टर तलवार को मार डालने की योजना बना रहे। मेरी बच्ची, इंस्पेक्टर तलवार तो सुकून के पापा हैं। मॉम, अब क्या करें? तू किसी भी तरह छुप कर राम रहीम के पास पहुँच और उन्हें सारी बात बता दे। ठीक है मॉम।
किसी तरह एलिस राम तक पहुँची। तो तुम्हारा नाम एलिस है और वह तुम सुकून की क्लास फेलो हो? हाँ राम भैया, मैं बड़ी मुश्किल से उस राक्षस की कोठी से छुपती छुपाती आई हूँ। मेरी माँ तांडव की कोठी में हाउसकीपर का काम करती है। कोठी में मौजूद प्रत्येक नौकर एक प्रकार से तांडव का बंदी है। हम सब उस राक्षस से आज़ादी चाहते हैं राम भैया। तुम्हें आज़ादी मिलेगी एलिस, जरूर मिलेगी, और उस राक्षस का खात्मा भी होगा। अब तुम वापस लौट आओ एलिस। यदि उस राक्षस को पता चला तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। उसी रात, हेलो तांडव स्पीकिंग। तेरा बाप बोल रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है? न आएगी भी कैसे, अब तो तुझे बहुत लंबी नींद सोना है। जानता हूँ इंस्पेक्टर तलवार कि तूने मुझे करारी शिकस्त दी है, इसलिए मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। कैसा समझौता? मैं तुम सबके सामने माफ़ी मांगकर तुम्हें वह 5 करोड़ की रकम वैन समेत वापस लौटाना चाहता हूँ। बदले में तुझसे वचन चाहता हूँ कि तेरी गाज अंडरवर्ल्ड पर नहीं गिरेगी। फिर तांडव उसे अपने जन्मदिन की पार्टी की बाबत सब कुछ बताता चला गया। ओके ओके, मैं कल आ रहा हूँ तांडव। आजा तो सही प्यारा है, मैं केक की जगह तुझे काटने के लिए तैयार बैठा हूँ। इधर इंस्पेक्टर तलवार भी कुछ वही सोच रहा है। तू चाहे कितनी माफ़ी मांग और ना मांग, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे मौत देने आ रहा हूँ तांडव। गाइज, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और इसकी आगे की स्टोरी जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आपको तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। आपको स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।